आप सभी को मेरा नमस्कार। विविध तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है बेटी को करारा जवाब। भैया मेरे बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है, प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ। सुनीता ने बड़े उत्साह और थोड़े नजरे के साथ अपने भाई नवीन से फ़ोन पर कहा तो नवीन गुस्से भरी आवाज़ में बोला, कैसा भैया? सुनीता और कैसी भाभी? ना मैं तेरा भाई हूँ और ना ही पूनम तेरी भाभी है। मैं तुझे लेने नहीं जाऊँगा। तुझे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों की छुट्टियाँ है तो कहीं और चली जाओ, पर यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर नवीन ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। तभी भाई के मुंह से इतनी कड़ी और तीखी बातें सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू छलक आए। उसका दिल टूट गया। उसने तुरंत अपनी माँ रुक्मणी जी को फ़ोन लगाया। माँ, आपको पता है, मैंने नवीन भैया को फ़ोन किया था कि मुझे लेने आ जाओ। मेरे बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है, लेकिन भैया ने साफ मना कर दिया। बोल रहा था कि तुझे मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, वो घर मेरा नहीं है क्या? वह परिवार मेरा नहीं है क्या? भैया की हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? कहते सुनीता फक फक कर रोने लगी। बेटी को रोता हुआ देखकर रुक्मणी जी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा और बोली, सुनीता, सही तो कह रहा है तेरा भाई। तुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? तू अपने घर की जिम्मेदारियाँ संभाल। माँ की बातें सुनकर सुनीता हैरान रह गई। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी माँ हो या नहीं? अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसे कह सकती हो? लोग तो अपनी बेटी के मायके आने पर खुश होते हैं और एक तुम हो। यह सुनकर रुक्मणी जी ने गहरी सांस ली और बोली, सही बेटा, बेटी तूने मैं कैसी माँ हूँ जो सिर्फ बेटी ने के आने की खुशी में डूब जाऊँ और बेटे की तकलीफ को नज़रअंदाज कर दूँ। आज तुझे अपने भाई नवीन की बातें बुरी लग रही है, लेकिन क्या तुझे याद है 6 महीने पहले जब तुम्हारी भाभी पूनम का एक्सीडेंट हुआ था? वह बिस्तर पर थी, हमारा पूरा घर उथल पुथल हो गया था। उसका एक छोटा बच्चा, मैं खुद बिस्तर पर पड़ी थी, किसी काम के नहीं। उसे वक्त नवीन ने रोते हुए तुझे फ़ोन किया था। मजबूरी में उसने तुझे कहा था कि सुनीता, कुछ दिनों के लिए आ जाओ। पूनम का पेट टूट गया है, कोई और नहीं है जिसे हम बुला सके। लेकिन तूने क्या जवाब दिया था, याद है? यह सुनकर सुनीता चुप हो गई। उसका गला सूख गया। उसे वह सब याद आ रहा था। 2 महीने पहले जब उसकी भाभी पूनम का एक्सीडेंट हुआ था तो नवीन की हालत बहुत खराब थी। घर का हाल बेहाल था। रुक्मणी जी बिस्तर पर थी, पूनम घायल थी और ऊपर से उनका छोटा बेटा था जिसकी देखभाल कोई नहीं कर रहा था। घर की साफ सफाई, खाना पीना, सब कुछ अस्त व्यस्त था। ना कोई पूनम की देखभाल करने वाला था और ना बच्चों को संभालने वाला और ना ही रुक्मणी जी की देखभाल करने वाला। उस वक्त नवीन को अपनी बहन सुनीता की याद आई थी। उसने सोचा था कि अगर सुनीता कुछ दिनों के लिए आ जाएगी तो घर संभल जाएगा। पूनम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और घर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। यह सोचकर नवीन ने रोते हुए अपनी बहन को फ़ोन किया। लेकिन जैसे ही सुनीता को पता चला कि उसे घर संभालने और काम करने के लिए बुलाया जा रहा है, तो उसने साफ मना कर दिया। उसे बहाना बना दिया कि मेरी बेटी की पढ़ाई का नुकसान होगा, मैं नहीं आ सकती। लेकिन सच तो यह था, सुनीता हर साल 4 महीने मायके में ही पड़ी रहती। तब उस अपनी बेटी की पढ़ाई की चिंता बिल्कुल नहीं होती थी। वह आराम से महीने 2 महीने मायके में रहकर चली जाती थी। लेकिन जब परिवार को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब उसने बहाना बनाकर आने से इनकार कर दिया। मजबूरी में नवीन को अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी लेनी पड़ी। उसने अपनी माँ, पत्नी और बच्चे की देखभाल की, घर का बाहर हर काम किया, लेकिन रोटी बनाना उसके लिए सबसे मुश्किल था। वह रोटी नहीं बना पाता था। एक हफ्ते एक चावल बनाकर ऐसे तैसे गुजार किया, लेकिन चावल कब तक खाया जा सकता था? रुक्मणी जी को बाहर का खाना पसंद नहीं था। नवीन को भी अपने हाथ की रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। आखिरकार पूनम ने एक हफ्ते बाद धीरे धीरे सहारे के साथ खड़े होकर खाना बनाना शुरू किया। नवीन बाकी काम करता और पूनम बस खाना बनाती। जब कोई अपना इस तरह की मुश्किल में साथ दे ना दे तो दुख तो होता है। सुनीता के मना करने के सबसे ज़्यादा गुस्सा तो नवीन को ही आ रहा था कि सुनीता हर साल मायके में महीने बिताती थी
लेकिन जब परिवार को उसकी ज़रूरत थी तब उसने काम के डर से आने के लिए मना कर दिया। यही बात नवीन को चुभ रही थी। इसलिए जब सुनीता ने उसे लेने के लिए कहा तो उसे साफ इनकार कर दिया। सुनीता ने अपनी माँ को सारी बात बताई, लेकिन रुक्मणी जी ने उसका साथ नहीं दिया। उन्हें अपनी बेटी की हरकतें अच्छे से पता थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि नवीन और पूनम ने 1 महीने को कैसे काटा था। इसलिए उन्होंने भी सुनीता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब सुनीता जिद करने लगी तो रुक्मणी जी ने साफ कह दिया कि सुनीता, यह तेरा मायका है, अगर तुझे आना है तो खुद आ जा। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं नवीन से कुछ कहूँ। इतना कहकर रुक्मणी जी ने फ़ोन काट दिया। तो उधर सुनीता परेशान हो गई, क्योंकि बच्चों की 15 दिन की सर्दियों की छुट्टियाँ थी। उसने सोचा था कि मायके से आराम से 15 दिन बिताएगी। ससुराल में तो सुबह उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, घर के काम करने पड़ते हैं, लेकिन मायके में उसे यह सब नहीं करना पड़ता। लेकिन अब ना तो नवीन उसे लेने आने को तैयार था और ना ही रुक्मणी जी उसकी बात सुन रही थी। नवीन का गुस्सा देखकर सुनीता डर गई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह नवीन को दोबारा फ़ोन करे, और पूनम से तो वह बात करती ही नहीं थी। बस रुक्मणी जी थी जिन्हें वह रोज़ फ़ोन करके मनाने की कोशिश करती कि माँ, आखिर कब तक भैया नाराज रहेंगे, कब तक तुम नाराज रहोगे। भैया को बोलो ना कि मुझे बुला ले, मैं उनकी बहन हूँ, सुनीता ने रोते हुए कहा। तो रुक्मणी जी बोली, देख सुनीता, 15 दिन की तो छुट्टियां हैं, तो ससुराल में आराम से रह ले। माँ, तुम समझती नहीं हो, इतनी ठंड है, सुबह सुबह उठना पड़ता है, घर के काम करने पड़ते हैं। मायके में कम से कम मुझे थोड़ा आराम तो मिलेगा। माँ, प्लीज़ भैया को बोलो ना, तुम कहोगे तो वो मान जाएंगे। नहीं बेटी, मैं नहीं कहूँगी, तूने गलती की थी, तुझे ही कहना होगा। वैसे भी तू तो काम के डर से मायके नहीं आई थी ना। अब ससुराल में रह, काम कर, मैं नवीन से कुछ नहीं कहने वाली। इतना कहकर रुक्मणी जी ने फिर से फ़ोन काट दिया। अब तो सुनीता पूरी तरह से टूट गई थी। भाई इतनी गुस्से में था कि उससे बात करने की सुनीता की हिम्मत नहीं हो रही थी, और माँ उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। इन्हीं सब उधेड़ बुन में सर्दी को 15 दिन की छुट्टियां भी निकल गई। पहली बार ऐसा हुआ कि छुट्टियां बीत गई और सुनीता मायके नहीं जा पाई। धीरे धीरे गर्मी का मौसम आ गया। 4 महीने बीत चुके थे। ना तो सुनीता मायके गई और ना ही मायके से कोई उससे मिलने आया। पहले तो हर 2 महीने में सुनीता 15-20 दिन के लिए मायके चली जाती थी। नवीन भी उससे मिलने ससुराल आ जाता था, लेकिन इस 4 महीने ने नवीन ने एक फ़ोन तक नहीं किया। सुनीता का मायका जैसे उससे छूट सा गया था। गर्मी की छुट्टियां भी आ गई। अब सुनीता की बेचैनी और बढ़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। नवीन तो उसे लेने के लिए आने वाला नहीं है, और रुक्मणी जी भी उसे मना नहीं रही। अब तो ऐसा लगने लगा था कि उसे खुद ही मायके जाना पड़ेगा, वरना ससुराल वालों से क्या जवाब देगी। लोग क्या कहेंगे कि हर 2 महीने में मायके जाने वाली सुनीता अचानक इतनी शांत क्यों हो गई। अब तो बात की इज्जत पर आ गई थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो नवीन उसे लेने आया और ना ही उसके बात की। आखिरकार एक दिन सुनीता ने हिम्मत जुटाकर अपने सास ससुर से कह ही दिया कि माँ जी, भैया ऑफिस में काम से टूर पर गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं खुद ही मायके चले जाऊँ। इतना कहकर वह मायके लिए निकल पड़ी। मायके पहुँचते ही उसका सामना सबसे पहले अपनी माँ रुक्मणी जी से हुआ। तो बेटी को देखकर रुक्मणी जी खुश तो हुई, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी भी छा गई। आखिर वह बेटी को कुछ कह नहीं सकती थी। रुक्मणी जी से मिलने के बाद सुनीता हॉल में गई, जहाँ नवीन टीवी देख रहा था। उसे देखते ही नवीन चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। पूनम ने भी सुनीता को देखकर कुछ नहीं कहा और चुपचाप किचन में काम करने चली गई। सुनीता को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। आखिरकार वो नवीन के सामने गई और दोनों हाथ जोड़कर रोने लगी। भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि मैंने गलती की थी, पर अब मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मेरा मायका मत छुड़ाओ। मैं ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि इतनी जल्दी मेरा मायका छूट गया, वह भी मेरी गलती की वजह से। भैया प्लीज़, मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे गलती हो गई। मैं आपकी छोटी बहन हूँ।
आप मुझे जो सज़ा देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन मुझसे रिश्ता मत तोड़ो। कहते हुए सुनीता पूनम के पास गई और बोली, भाभी आप तो समझाए ना भैया को। मैं मानती हूँ कि जब आपको मेरी ज़रूरत थी तब मैं आपकी मदद करने नहीं आई, लेकिन इंसान ठोकर खाकर ही तो सीखता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या आप मुझे माफ़ नहीं करेगी? कहते हुए सुनीता फूट फूट कर रोने लगी तो पूनम को उस पर तरस आ गया। उसने गौर से देखा तो उसे लगा कि सुनीता का सचमुच अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि दीदी मैं आपस से नाराज़ नहीं हूँ। नाराज़ तो आपके भैया है। उस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें ही हुई थी। उन्हें ऑफिस छोड़ना पड़ा, घर के काम करने पड़े, बच्चे को संभालना पड़ा। अगर आपके भैया माफ़ कर देंगे तो समझ लो मैंने भी माफ़ कर दिया। यह सुनकर सुनीता फिर से अपने भाई नवीन के पास गई। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं सुनीता, तू अपने ससुराल चले जा, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुझे अपने घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। नवीन का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। रुक्मणी जी चुपचाप सब देख रही थी। सुनीता के लाख मना करने पर भी जब नवीन नहीं माना तो हार कर रोते हुए सुनीता अपना बैग उठाकर ससुराल जाने को तैयार हो गई। तभी बेटी को तुरंत ससुराल जाते देखकर रुक्मणी जी का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पूनम को भी ठीक नहीं लगा कि सुनीता यूँ आकर तुरंत चले जाए, लेकिन जैसे ही सुनीता घर के गेट तक पहुंची तो अचानक पीछे से नवीन की आवाज़ आई, रुक जाओ सुनीता, यह घर जितना मेरा है उतना ही तेरा भी है। तू अपनी माँ के घर आई है, जितने दिन के लिए आई है उतने दिन रह, लेकिन अपना काम खुद कर लेना। मेरी पत्नी तेरा कोई भी काम नहीं करेगी, ना ही तेरी कोई सेवा करेगी। इतना कहकर नवीन अपने कमरे में चला गया। सुनीता ने पलटकर पूनम की ओर देखा तो रुक्मणी जी ने भी चुपचाप उसे अंदर बुला लिया। लेकिन अब इतना सब होने के बाद सुनीता को एक बात अच्छे से समझ आ गई कि बेटियों को सिर्फ मायके का सुख नहीं देखना चाहिए, बल्कि मायके के दुख में भी साथ देना चाहिए। इसलिए अब सुनीता जितने दिन मायके में रही उसने अपनी भाभी पूनम के साथ मिलकर घर के काम में हाथ बढ़ाया। वह सुबह जल्दी उठती, घर की साफ सफाई करती, खाना बनाने में भी भाभी की मदद करती। रुक्मणी जी जो सबक सुनीता को सिखाना चाहती थी वह सुनीता अच्छे से सीख चुकी थी। सुनीता के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर धीरे धीरे नवीन का गुस्सा भी ठंडा होने लगा। एक शाम जब सुनीता और पूनम मिलकर रसोई में खाना बना रही थी तो नवीन चुपके से वहां आया। उसने देखा कि सुनीता हंसते हंसते पूनम को अपने ससुराल की कहानी सुना रही थी और पूनम भी मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रही थी। नवीन के मन में एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने सोचा शायद सुनीता सचमुच बदल गई है। उसी रात खाने के मेज पर सब एक साथ बैठे थे। कई महीनों बाद ऐसा हुआ था कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था, जिसे देखकर सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसे लगा कि शायद भैया का गुस्सा कम हो गया है। रुक्मणी जी ने दोनों भाई बहन को देखा और मन ही मन खुश हो गई। सुनीता की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। जाने से पहले उसने नवीन से अकेले में बात की, भैया मुझे माफ़ कर देना। मैं वादा करती हूँ कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं सबसे पहले आऊँगी। नवीन ने गहरी सांस ली और बोला, सुनीता, मायका सिर्फ सुख लेने की जगह नहीं होती, यह वह जगह है जहाँ हमें एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है। तूने जो किया उससे मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अब तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं भी तुझे माफ़ करता हूँ। लेकिन यह याद रखना, अगली बार कोई बहाना नहीं चलेगा। यह सुनकर सुनीता हंसते बोली, भैया अब कोई बहाना नहीं, मैं आपकी छोटी बहन हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगी। इसके बाद सुनीता खुशी खुशी अपने ससुराल लौट गई, लेकिन इस बार उसके मन में एक नई समझ थी। उसने सीख लिया था कि परिवार का मतलब सिर्फ सुख बांटना नहीं, बल्कि दुख में भी एक दूसरे का साथ देना होता है। इसलिए मायके का रिश्ता उसके लिए पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।